राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक और व्यापक सफाई अभियान शुरू किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दूसरे नंबर के जनरल हे वेडोंग को हाल ही में पद से हटाया गया है। वे अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, परंतु सैन्य क्षमता में अभी भी कई कमियां मौजूद हैं। ताइवान जलमरुमध्य आपका नहीं है, दक्षिण चीन सागर आपका नहीं है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कभी भी गठबंधन की क्षमता के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। चीन की सेना के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को अचानक पद से हटाने और फिर लापता होने पर क्या होता है? यह साबित करता है कि चीन की सेना एक बड़े पतन का सामना कर रही है, जैसा कि पहले से ही चर्चा हो रही थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष जनरल हे वेइडोंग को बर्खास्त कर दिया। 60 साल से अधिक समय में पहली बार इस रैंक के व्यक्ति को इस प्रकार हटाया गया है। यह चौंकाने वाली बर्खास्तगी एक अकेली घटना नहीं है, यह एक बड़ा पैटर्न है जहां शी अपनी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से शीर्ष जनरलों को हटा रहे हैं। अजीब है ना? चीन की सेना को इससे नुकसान हो रहा है और उसकी तेजी से सार्वजनिक गिरावट हो रही है। शर्मनाक हथियारों से लेकर पानी से भरी मिसाइलों तक हम उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जो चीनी सेना के पतन की ओर ले जा रही हैं। चलिए सैन्य पराभव के मूल में स्थित नेतृत्व शुद्धिकरणों के बारे में चर्चा करते हैं। शी जिनपिंग के 2012 से सत्ता में आने के बाद से शुद्धिकरण उनके शासन की एक प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने सेना पर अपनी पकड़ मजबूत की है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को हटाया है जो उनकी सत्ता को चुनौती दे सकता था। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सेना पर पड़ने वाले प्रभावों की परवाह किए बिना कार्य कर रही है, जो उनकी परेशानी का एक बड़ा कारण है। शुरुआत के लिए जनरल हे वेइडोंग को लें। वह चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में नंबर 2 अधिकारी और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अधीन सेना की निगरानी करती है। वह न सिर्फ एक आम जनरल थे, बल्कि चीन के बड़े फैसले लेने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की शक्तिशाली 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के भी सदस्य थे। यही कारण है कि मार्च में हे वेइडोंग को हटाए जाने पर पूर्व पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में बड़ी हलचल मची। उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति 11 मार्च को चीन की विधायी बैठक के समापन पर थी। उसके बाद वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गए। अप्रैल मध्य तक रिपोर्टों ने पुष्टि की कि उन्हें संभवतः भ्रष्टाचार के चलते हटा दिया गया। शी जिनपिंग की साइबर कमान ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की और इसके बारे में बात करने वालों पर हमला किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हैकिंग कार्यक्रम है, इसलिए चीनी हैकर्स से लड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हैकिंग प्रोग्राम में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तुलना में 50 गुना ज्यादा हैकर्स हैं। चीन जानता है कि पश्चिमी देशों में सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार फैलाना ही काफी नहीं है। हैकर्स आलोचकों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं। इसलिए हम आपसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा के खिलाफ मदद मांगते हैं। अगर आप लोग कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, तो इससे हमें अपना संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सच में मदद मिलती है। और ये वो चीज है जिससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, खैर, वो खुश नहीं होती। चीन की सेना पर वापस आते हुए आप सोच रहे होंगे कि हे वेइडोंग का हटाया जाना सेना के लिए इतना अहम क्यों है? पूरी सेना एक जटिल मशीन की तरह है जिसमें हुइडोंग महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका बायोडाटा देखें। 2019 से 2022 तक वे ईस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर रहे और ताइवान के आसपास के अभियानों की निगरानी की, जो वर्तमान तनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2022 में उन्होंने विशाल सैन्य अभ्यासों का नेतृत्व किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राजनेता के ताइवान दौरे के बाद उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे चीन की ताकत को कैसे दिखाना है यह जानते हैं। एक विश्वसनीय नेता के जाने से एक शून्य स्थान निर्मित होता है जिससे भरना कठिन होता है। नए जनरल्स के पास वही विशेषज्ञता नहीं हो सकती जिससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और निर्णय प्रक्रिया बाधित हो सकती है, खासकर वैश्विक तनाव के समय में। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन स्ट्रेट थंडर 2025 ने अप्रैल की शुरुआत में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। 1 अप्रैल 2025 को चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान स्ट्रेट में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक विशाल सैन्य अभ्यास शुरू किया था। नौसेना, वायुसेना, सेना और रॉकेट फोर्स ने मिलकर नाकाबंदी, सटीक हमले और क्षेत्र नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभ्यास किया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास चीनी आक्रामकता के खिलाफ ताइवान द्वारा बोलने के बाद चीन की ताकत दिखाने के लिए था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इन अभ्यासों को 8 अप्रैल तक चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये 2 अप्रैल को ही अचानक रुक गए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जनरल हे वेइडोंग के बारे में अफवाहें बताती हैं कि चीजें क्यों बिगड़ गईं।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत में यह अभ्यास लगभग नहीं हो पाया था क्योंकि दो प्रमुख नेताओं जनरल हे वेइडोंग और जनरल लिन शियांग्यांग के साथ समस्याएं थीं। हमने जनरल हे वेइडोंग के महत्व को स्पष्ट किया है, जो लिन पूर्वी थिएटर कमांड के कमांडर हैं और ताइवान संबंधित अभियानों का नेतृत्व करते हैं। शी द्वारा अभ्यास के आदेश के समय नेतृत्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी क्योंकि दो व्यक्ति पहले से ही भ्रष्टाचार और वफादारी की कमी के संदेह में हिरासत में थे। राजनीतिक कमिसार और चीफ ऑफ स्टाफ ने कमान संभालने की कोशिश की, लेकिन वे अभ्यास शुरू नहीं कर पाए। देखिए, एक बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करना कौशल की बात है क्योंकि आपको इतनी ताकत दिखानी होती है कि संदेश जाए लेकिन अंतरराष्ट्रीय विवाद न हो जाए। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वे इसे व्यवस्थित करने में बुरी तरह नाकाम रहे। भारी शर्मिंदगी के कारण पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जनरल वेइडोंग और लिन को फिर से नेतृत्व में लाना पड़ा। अंततः 1 अप्रैल को अभ्यास आरंभ हुए। हे और लिन के नेतृत्व में भी यह अभ्यास 1 हफ्ते की बजाय केवल 2 दिन चला। ची और उनके सलाहकारों को अभ्यास के दौरान जनरल वेइडोंग के प्रभाव को लेकर चिंता हुई, ऐसी सबसे बड़ी अफवाह है। वह ताइवान अभियानों में गहरा अनुभव रखने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं। कुछ का मानना है कि शी को डर था कि वे इस अभ्यास को वास्तविक संघर्ष में बदल सकते थे। शी की टीम इस ताकत से डर गई और नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभ्यास को जल्दी समाप्त कर दिया। यह अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। यह शी और हुइडंग के बीच गंभीर तनाव दर्शाता है। हालांकि इस तरह की चिंता से एक बड़े अभ्यास को रोकना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को अव्यवस्थित और कमजोर दिखाता है, खासकर जब वह ताकत दिखाना चाहती हो। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ताइवान और अमेरिका को दिखाना था कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जलड़ मरुमध्य को बंद कर सकती है और किसी भी संघर्ष का सामना कर सकती है। चीन की सेना में आंतरिक संघर्ष के कारण जल्द ही युद्ध विराम हुआ, जिससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की अस्थिरता का पता चलता है। शी के अभियान के कारण वेइडोंग जैसे प्रमुख पीएलए अधिकारियों को हटाने से सेना के बड़े अभियान करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इस अभ्यास से पहले ही स्पष्ट है कि सेना की कमान कुछ महत्वपूर्ण लोगों पर निर्भर है। उनके बिना सब कुछ ठप हो जाता है। युद्ध में हार का मतलब मृत्यु हो सकती है। यदि संयुक्त सैन्य अभ्यास में सेना को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वास्तविक युद्ध में उनसे बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। स्ट्रेट थंडर का जल्दी समापन 2025 ए और शी हुइडोंग घटना मिलकर गंभीर आंतरिक समस्याओं वाली सेना का चित्र पेश करते हैं, एक असली सैन्य संकट। लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। हुइडोंग की सफाई और उसके साथ किया गया व्यवहार एक बड़े चलन का हिस्सा है जो लगातार सामने आ रहा है और इससे हालात और भी अस्थिर हो रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति एडमिरल मियाओ हुआ पर नजर डालते हैं, जिन्हें वेइडोंग के पतन से कुछ महीने पहले नवंबर 2024 में निलंबित किया गया था। मियाओ केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य और राजनीतिक कार्य विभाग के प्रमुख थे, जो सेना को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार रखने का काम करता है। उनकी भूमिका सैनिकों और अधिकारियों को वैचारिक रूप से एकजुट रखना था, इसलिए अनुशासन के गंभीर उल्लंघन, जो आमतौर पर भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, के कारण उन्हें हटाया जाना एक बड़ा झटका था। मियाओ जैसे व्यक्ति के प्रति वफादारी के बिना सैनिकों द्वारा आदेशों पर सवाल उठाने और नेताओं के हटने पर प्रतिक्रिया करने का खतरा बना रहता है। अनिश्चितता तेजी से फैल सकती है और एकता की कमी वाली सेना कमजोर हो जाती है। चीनी सेना के अनुशासन पर प्रश्न उठ रहे हैं और इसके बिना चीजें शीघ्र ही बिखर जाती हैं। जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं तो शी जिनपिंग की सफाई में शामिल लोगों की संख्या आश्चर्यजनक है। इन चुड़ैल शिकारों ने न केवल व्यक्तियों बल्कि समूहों को भी निशाना बनाया है। 2024 में ही पार्टी राज्य प्रणाली में कम से कम 58 उच्च पदस्थ अधिकारियों को हटाया गया और विभिन्न स्तरों पर 6,40,000 से अधिक कैडरों को दंडित किया गया। अगर हम और पीछे देखें तो आइए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की जांच करें, जो चीन के परमाणु हथियारों का प्रबंधन करती है, जो सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2023 में शी ने अपने दोनों शीर्ष कमांडरों जनरल ली यूचाओ और उनके डिप्टी लियू गुआंगबिन को जुलाई और दिसंबर के बीच बर्खास्त कर दिया। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि रॉकेट फोर्स चीन की अमेरिका जैसे दुश्मनों के खिलाफ मुख्य प्रतिरोधक शक्ति मानी जाती है। इन कमांडरों पर भ्रष्टाचार का आरोप था और उनकी बर्खास्तगी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 2027 तक चीन के परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण को विवादास्पद बना दिया। एक 2024 पेंटागन रिपोर्ट में कहा गया कि छंटनियों ने चीन की प्रगति को धीमा कर दिया और उस दौरान कम से कम 15 अन्य वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा उद्योग के अधिकारियों को हटा दिया गया। किसी राष्ट्र के लिए शीर्ष सेना बनाने का प्रयास करते समय परमाणु कार्यक्रम की अराजकता एक गंभीर झटका होता है।
यह ऐसा है जैसे आप एक महत्वपूर्ण सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वे विशेषज्ञ खो दें जिन्हें यह करना आता है। ये सभी कारक चीन की सैन्य गिरावट में योगदान दे रहे हैं। अभी 2 और जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल यू हेताओ और वाइस एडमिरल ली पेंगचेंग, दोनों को 26 दिसंबर 2024 को हटा दिया गया था। हेताओ सेना के डिप्टी कमांडर और ली दक्षिण चीन सागर की निगरानी करने वाले दक्षिणी थिएटर कमांड में नौसेना के कमांडर थे। दोनों को कानूनों और अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के लिए चीन की विधायिका से निष्कासित कर दिया गया, जिसका आमतौर पर मतलब भ्रष्टाचार होता है। वे हुआ वेइडोंग या मियाओ हुआ जितने वरिष्ठ नहीं थे, फिर भी उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के प्रमुख अभियानों में अहम योगदान दिया। उनकी बर्खास्तगी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए एक बड़ा झटका थी, जिससे उन्हें जल्द रणनीति बनानी पड़ी। अंत में झाओ कैक्सी को नहीं भूलना चाहिए, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्हें हुआ वेइडोंग के साथ मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया था। रिटायरमेंट के बावजूद झाओ का प्रभाव बरकरार था, क्योंकि उन्होंने पहले सैन्य बजट और संसाधनों का प्रबंधन किया था। उनकी बर्खास्तगी और वेइडोंग के सचिव के खिलाफ गुप्त जानकारियां लीक करने की जांच ये सफाई अभियान की गहराई को दर्शाते हैं। तो यह सब मिलकर सैन्य पतन की ओर कैसे ले जाता है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये सफाई अभियान नेतृत्व में एक खालीपन पैदा कर रहे हैं। जब आप हुआ वेइडोंग, मियाओ हुआ और अन्य शीर्ष जनरलों को बार बार बर्खास्त करते हैं तो आप अनुभव और स्थिरता खो देते हैं। अप्रैल में हुए सैन्य अभ्यासों के दौरान लगभग शर्मिंदगी की स्थिति बन गई थी। चीन की स्थिति को और नाजुक बनाता है यह तथ्य कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 2049 तक विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति बनने और 2027 तक एक निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। परंतु अनेक नेताओं के जाने से लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई आ रही है। पेंटागन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार ने हुआ वेइडोंग की सफाई से पहले ही चीन के आधुनिकीकरण को प्रभावित कर दिया था। नए जनरल सी के प्रति वफादार हो सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने काम में कुशल भी हैं। अगर वे ताइवान की नाकाबंदी या परमाणु मिसाइलों के प्रबंधन जैसे जटिल ऑपरेशन नहीं संभाल सकते तो वैश्विक स्तर पर चीनी सेना कमजोर पड़ती जाएगी। सफाई अभियान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर लोगों को डरा रहे हैं। सैनिक और अधिकारी अपने बॉस को गिरफ्तार होते देख रहे हैं और निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि अगला कौन होगा। ऐसा भय सैनिकों के मनोबल को तोड़ सकता है और निम्न मनोबल वाली सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जैसी टीम नहीं बनना चाहेगी। जनवरी 2024 में वेइडोंग ने भ्रष्टाचार और नकली युद्ध क्षमताओं पर सख्ती से कार्रवाई करने के बारे में भाषण दिया, जिसका मतलब है कि कुछ यूनिट्स लड़ाई के लिए उतनी तैयार नहीं हैं जितना वे दावा करती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जनवरी 2018 में चीनी नौसेना द्वारा झेली गई अपमानजनक घटना है। एक चीनी पनडुब्बी जापान और चीन के साझा क्षेत्र में जापान के सेनकाकु द्वीपों के पास पूर्वी चीन सागर में पानी के नीचे यात्रा कर रही थी। जापानी आत्मरक्षा बलों ने इस पनडुब्बी को तुरंत पकड़ लिया था। चीनी लोग अपने जहाज पर हमले के डर से जल्दी से सतह पर आए और बिना हिचकिचाहट चीनी झंडा इस तरह फहराया कि जापानियों को आत्मसमर्पण जैसा लगा। कई जापानी और अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यह घटना चीनी सैनिकों के कम मनोबल और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वैश्विक प्रभुत्व की क्षमता पर प्रश्न उठाती है। प्रशिक्षण और तत्परता की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करते कमांडरों को पकड़ा गया है। युद्ध के लिए तैयार होने का दावा करने वाली यूनिट्स अक्सर कम प्रशिक्षित और कम सुसज्जित होती हैं, जो एक बड़ी आपदा का इंतजार कर रही है। झूठी क्षमताओं की संस्कृति का अर्थ है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वास्तविक शक्ति रिपोर्ट की गई से कम है। तो अगली बार जब आप चीन के प्रभावशाली आंकड़े देखें, उन्हें संदेह के साथ लें। ये आंकड़े शायद राष्ट्रपति शी को अच्छा दिखाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन युद्ध में इनका कोई महत्व नहीं है। साथ ही ये सफाइयां घबराहट और शंका की संस्कृति पैदा कर रही हैं, जिससे नेता ऑपरेशनल तैयारी या नवाचार के बजाय शी प्रशासन के साथ राजनीतिक तालमेल बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे माहौल में जोखिम लेना या नई रणनीतियां सुझाना खतरनाक हो जाता है। इसके बजाय अधिकारी यथास्थिति से चिपके रहते हैं और किसी भी ऐसी चीज से बचते हैं जिसे नियमों से बाहर जाने के रूप में देखा जा सकता है। ये हिचकिचाहट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पंगु बना रही है, खासकर ऐसे समय जब आधुनिक सेनाओं को तेजी से बदलते खतरों से निपटने लिए फुर्ती और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है। ऊपर से देखने पर बहुत कुछ व्यवस्थित लगता है, परंतु वास्तविकता यह है कि चीन की सेना अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तीसरी बात, समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तनावग्रस्त है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर में विवाद और अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जिनपिंग की ताकत का प्रदर्शन मानी जाती है, लेकिन सफाइयों के बाद ये अब ताश के पत्तों का महल लग रही है। हुइडोंग का ताइवान ऑपरेशनों में अनुभव अहम था। उनके बिना यदि वहां हालात बिगड़ते हैं तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गड़बड़ा सकती है। दक्षिण चीन सागर, जहां ली पेंगचेंग ने काम किया, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उनके हटने से वहां चीन की नौसेना कमजोर हुई है। रॉकेट फोर्स को न भूलें, चीन की परमाणु शक्ति दुश्मनों पर नियंत्रण रखने के लिए मानी जाती थी, लेकिन नेताओं के जाने से वह खतरा कम हो गया। हम जल्द ही उस कहानी में गहराई से जाएंगे और दिखाएंगे कि रॉकेट फोर्स कितनी शर्मनाक बन गई है। नेतृत्व संकट के साथ साथ चीन का भर्ती संकट भी एक और खतरे की घंटी है। साफ साफ कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पूरे ऑपरेशन की नींव ही हिल रही है। अगर पर्याप्त लोग भर्ती नहीं होंगे तो सेना चल ही नहीं सकती, भले ही उनकी तकनीक बेहतर और बजट भारी हो। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए यह चुनौती कम नहीं है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि इससे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को वैश्विक स्तर पर चुनौती मिल रही है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बहुत बड़ी है, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी उतनी ही बड़ी हैं, और अगर पर्याप्त भर्ती नहीं हुई तो ये लक्ष्य सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। भर्ती की समस्या इतनी गंभीर है कि चीन ने तिब्बत के नारी प्रीफेक्चर के रुट्टा काउंटी में 1984 के पुराने मिलिट्री सर्विस लॉ को लागू करने का निर्णय लिया है। ये कानून तिब्बतियों को सेना में जबरन भर्ती कर उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास है। सोचिए इस पर। चीन तिब्बतियों पर दबाव बनाने के लिए पुराने कानूनों का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उनकी भर्ती संख्या कम है। कितना बेशर्म है। तो चीन में युवा लोग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल होने के लिए कतार में क्यों नहीं लग रहे हैं? वन चाइल्ड पॉलिसी से जुड़ा एक बड़ा कारण है, जो लंबे समय तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में लागू रही, जब तक 2015 में इसमें डील नहीं दी गई। एक बच्चे की नीति ने अति संरक्षणवादी माता पिता पैदा किए, जो अपने इकलौते संतान के प्रति अत्यधिक चिंतित रहते हैं। सेना में भेजना, जहां खतरे या मुश्किलों का सामना हो सकता है, एक बड़ा जोखिम है। कई परिवारों के लिए यह इसके लायक नहीं है। जब बाहर सुरक्षित और अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल सकती है, तब अपने एकमात्र बच्चे को सेना में खोने का खतरा कौन उठाएगा? अधिकांश लोग इसे अस्वीकार्य मानते हैं। खराब अर्थव्यवस्था ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। चीन के निजी क्षेत्र में तकनीक, वित्त व अन्य क्षेत्रों में सेना से कहीं बेहतर वेतन वाले कई अवसर उपलब्ध हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी स्थिति मजबूत करने हेतु विशेष भूमिकाओं के लिए $1,500-1,600 प्रति माह वेतन की पेशकश की है, लेकिन निजी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले वेतन की तुलना में यह बहुत कम है। यह नौकरियां तीव्र करियर विकास, लचीला समय और आधुनिक कार्य संस्कृति प्रदान करती हैं, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जैसी मिलिट्री सर्विसेज नहीं दे सकती। निजी क्षेत्र जैसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लगता है जहां भविष्य बनाया जा सकता है, जबकि सेना में लगता है जैसे अतीत में फंसे हुए हैं, खासकर जब कई समस्याएं चल रही हों। चीनी सेना युवाओं को लुभाने के लिए भर्ती अभियान में जुटी है ताकि बदलते हालात में खुद को ढाल सके। वे पेंशन, मेडिकल कवरेज, आवास सहायता और नौकरी सुरक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य मीडिया पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को आराम करते, वीडियो गेम खेलते, हॉटपॉट खाते और जिंदगी का आनंद लेते हुए दिखा रहा है। मकसद साफ है, सेना को बच्चों और उनके चिंतित माता पिता दोनों के लिए मजेदार, सुरक्षित और आकर्षक दिखाना। परंतु ये आकर्षक विज्ञापन वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करते। सेना जीवन के जोखिम, कम वेतन और कठोर संस्कृति अभी भी अधिकांश लोगों के लिए आकर्षक विज्ञापनों पर भारी पड़ रहे हैं। भर्ती करने से जुड़ी अन्य बातें भी हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी क्षेत्रों में कुशल लोगों की आवश्यकता है। आधुनिक युद्ध में तकनीक और तेज दिमाग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीन की टेक कंपनियां इसी प्रतिभा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियां सरकारी नौकरियों के मुकाबले ज्यादा सैलरी, बेहतर वर्क कल्चर और असली करियर ग्रोथ के मौके देती हैं। यहाँ बिना चापलूसी किए भी प्रमोशन मिल सकता है। सेना प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए महत्वपूर्ण लोगों को खो रही है क्योंकि वे इसकी बराबरी नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की छवि भी बहुत से युवाओं को पुरानी और प्रेरणाहीन लगती है, जो उसकी मदद नहीं कर रही है। यहाँ की संस्कृति सख्त है और पदोन्नति अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी पर निर्भर करती है, काम में कितने अच्छे हैं उस पर नहीं। यह उन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए निराशाजनक है जो चाहते हैं कि उनकी काबिलियत की कद्र हो। रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन देने वाले उद्योगों से तुलना करने पर सेना की प्रतिभा प्रतियोगिता में पीछे होने का आश्चर्य नहीं है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सख्त माहौल इसे ऐसा बना देता है जैसे यह वही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है जहां व्यक्तिगत विकास दम तोड़ देता है। जनसांख्यिकी एक और बड़ी चुनौती है। चीन की आबादी बूढ़ी होती जा रही है और हर साल कम युवा लोग कार्यबल में शामिल हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि संभावित भर्तियों की संख्या तेजी से घट रही है। चीन में सभी उद्योग एक ही युवा प्रतिभा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अक्सर पिछड़ जाती है। यह एक कड़वा सच है।
कम योग्य भर्ती होने वालों के कारण सेना में स्टाफ बनाए रखना या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सेवानिवृत्त लोगों की जगह भरना लगभग असंभव हो जाता है। दोस्तों, यही एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए उन गंभीर संरचनात्मक समस्याओं पर चर्चा करते हैं जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए स्थिति को और भी बिगाड़ रही हैं। ये कोई मामूली खामियां नहीं हैं। ये समस्याएं सेना की संरचना और कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग हैं और इसे कमजोर कर रही हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का कम्युनिस्ट पार्टी से घनिष्ठ संबंध एक प्रमुख समस्या है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुख्य काम पूरे देश की सेवा करने के बजाय पार्टी और उसके नेताओं की रक्षा करना है। ये तब से सच है जब माओ जेडोंग ने कहा था कि पार्टी सेना को नियंत्रित करती है, और आज भी यही स्थिति है। यह व्यवस्था वफादारी तो सुनिश्चित करती है, परंतु कई समस्याएं भी पैदा करती हैं जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को कम गति और प्रभावी बनाती हैं। राजनीतिक प्राथमिकताएं अक्सर सैन्य जरूरतों पर हावी होती हैं। पार्टी के हित में फैसले लिए जाते हैं, न कि युद्ध के मैदान की समझदारी के आधार पर, चाहे वह रणनीति, तत्परता या बुनियादी संचालन से जुड़ा हो। राजनीतिक नेता सैन्य विशेषज्ञों की बजाय अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सफलता की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते। राजनीतिक प्रभाव गहरा है क्योंकि पदोन्नति और नियुक्तियां अक्सर योग्यता या अनुभव के बजाय पार्टी के प्रति वफादारी के आधार पर होती हैं। इसका मतलब है कि नेता पार्टी अधिकारियों को खुश रखने पर युद्ध की तैयारी से ज्यादा ध्यान देते हैं। यह व्यवस्था लालफीताशाही भी पैदा करती है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की इकाइयों में राजनीतिक कमिसार और पार्टी समितियां शामिल होती हैं जो सैनिकों और कमांडरों पर निगरानी रखती हैं। उनका काम सभी की वफादारी सुनिश्चित करना है, पर वे प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। कमांडरों को कार्रवाई से पहले अधिकारियों की मंजूरी लेनी होती है, जो आधुनिक युद्ध में एक बुरा सपना है, जहां तत्काल निर्णय जीत हार तय कर सकता है। नौकरशाही ऐसे दौड़ रही है जैसे आपके जूते के फीते आपस में बंधे हों। प्रशिक्षण भी एक कमजोर कड़ी है। आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अभी भी अनुशासन पर ज्यादा और आलोचनात्मक सोच पर कम निर्भर है। सैनिकों और अधिकारियों को आदेश मानना सिखाया जाता है, न कि समस्याओं का हल निकालना या बदलती परिस्थितियों में जटिल तकनीक को संभालना। प्रशिक्षण में राजनीतिक विचारधारा पर काफी ध्यान दिया जाता है ताकि सभी पार्टी के प्रति वफादार रहें। पार्टी की एकता तो ठीक, पर यह लोगों को आज के युद्ध क्षेत्र की वास्तविकताओं के लिए तैयार नहीं करता, जहां तेज, समझदार और तकनीकी रूप से सक्षम होना जरूरी है। चलिए पैसों की बात करें, क्योंकि आर्थिक दबाव भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टूटने का एक प्रमुख कारण है। सेना को संचालन के लिए पैसे की जरूरत होती है। उपकरणों के रखरखाव, सैनिकों के प्रशिक्षण और नई तकनीक के विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का असर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर भी पड़ रहा है। विकास दर धीमी हो गई है, नीचे आ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और स्थानीय सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। इन समस्याओं के कारण सरकार को खर्च को प्राथमिकता देनी पड़ती है और सामाजिक कार्यक्रम या घरेलू जरूरतें अक्सर सेना से पहले आती हैं। साल 2025 में चीन का रक्षा बजट लगभग 249 अरब था, जो पिछले साल से 7.2% ज्यादा था। ये बहुत लगता है, लेकिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लक्ष्य को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। तुलनात्मक रूप से अमेरिका प्रतिवर्ष अपनी सेना पर डॉलर 850 अरब से अधिक व्यय करता है। चीन का बजट सब कुछ कवर नहीं करता। हथियारों का आयात, पीपुल्स आर्म्ड पुलिस और उन्नत अनुसंधान जैसी चीजें इसमें शामिल नहीं हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का बजट बुनियादी खर्चों में ही खप जाता है। आधुनिकीकरण के लिए पैसे बचते ही नहीं। चीन 2049 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 5वीं पीढ़ी के जेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स से लैस विश्व स्तरीय सेना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स बेहद महंगे हैं। अर्थव्यवस्था मंदी के कारण पैसे का प्रवाह बनाए रखना कठिन हो गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है, जिससे नए हथियारों में देरी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों में प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में मामूली देरी भी बड़ा नुकसान कर सकती है। सेना के नियमित संचालन पर भी दबाव है। टैंक, जहाज और पीएलए का रखरखाव महंगा है और धन की कमी से मरम्मत और अपग्रेड में देरी हो रही है। इसका मतलब है कि उपकरण पुराने और कम विश्वसनीय होते जा रहे हैं, जो तैयारियों पर बुरा प्रभाव डालता है। चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी खास तौर पर कमजोर स्थिति में है। एक ऐसी नौसेना बनाना जो संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती दे सके, उसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है। नए जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और भी कई नई सुविधाएं। एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़े और महंगे संसाधनों में से एक हैं। बजट कटौती से नौसेना का विस्तार धीमा हो सकता है, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य शक्ति प्रदर्शन की क्षमता कमजोर हो सकती है। यह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां स्थापित करने का मौका देता है।
जिससे चीन की स्थिति कमजोर होती है। ये आर्थिक दबाव न केवल आंकड़े हैं, बल्कि चीन की वैश्विक रणनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। ताइवान इंडो पैसिफिक में प्रभाव बनाए रखने हेतु पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को लॉजिस्टिक्स, तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन की आवश्यकता होती है। फंडिंग कम होने से मजबूत उपस्थिति बनाना मुश्किल होता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से अधिक करने की अपेक्षा है, जिससे उसे एकजुट रहने में कठिनाई हो रही है। ये सब कदम चीन के मौजूदा सैन्य संकट को और बढ़ा रहे हैं। अब चलिए उपकरणों की बात करते हैं। वर्षों से चीन खुद को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ताकत दिखाने के लिए उन्नत फाइटर जेट्स, युद्धपोत और टैंकों का प्रदर्शन कर रहा है। वे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण बेच रहे हैं। हालांकि वास्तविकता भिन्न रही है। जब देश इन उपकरणों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो वे अक्सर विफल हो जाते हैं, जैसे जेट दुर्घटनाग्रस्त होना, राडार खराब होना और जहाज टूटना। नाइजीरिया, म्यांमार और पाकिस्तान को अपने बेड़े को जमीन पर उतारना या उपकरणों को मरम्मत हेतु चीन वापस भेजना पड़ा। ये घटनाएं चीन के लिए केवल शर्मनाक हैं। ये घटनाएं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की अपनी क्षमताओं में एक गंभीर कमजोरी की ओर इशारा करती हैं और इस विचार को मजबूत करती हैं कि सेना एक महत्वपूर्ण गिरावट का सामना कर रही है। फाइटर जेट्स, जो कुछ सबसे बड़ी विफलताओं के केंद्र में रहे हैं, से शुरू करते हैं। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर विकसित किए गए जेट JF-17 थंडर को किफायती फाइटर के रूप में छोटी वायुसेनाओं को बढ़ावा दिया है। यह उम्मीद जगाता है, लेकिन जब म्यांमार को 2022 में इन जेट्स में से 11 मिले तो उन्हें लगभग तुरंत ही इन्हें ग्राउंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेट के फ्रेम में दरारें आने का मतलब था कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के विमान खराब हो रहे थे। रडार इतने अप्रभावी थे कि वे लक्ष्यों को ठीक से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। एक फाइटर जेट जो हवा में टूट रहा है और खतरों का पता भी नहीं लगा सकता। दयनीय स्थिति। म्यांमार वायुसेना ने जोखिम को देखते हुए अपने पूरे बेड़े को किनारे कर दिया। नाइजीरिया और चीन के अनुभव काफी शर्मनाक और परेशान करने वाले रहे हैं। 2009 में उन्होंने पुराने रूसी डिजाइनों पर आधारित चीनी F-7 जेट खरीदकर अपनी वायुसेना को मजबूत किया। उन्हें लगातार कई आपदाओं का सामना करना पड़ा। कई जेट दुर्घटनाग्रस्त हुए और 2020 तक नाइजीरिया को शेष 9 में से 7 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जेट्स को मरम्मत के लिए चीन वापस भेजना पड़ा। इन समस्याओं में खराब होते इंजन, खराब हो रही प्रणालियां और ऐसे विमान शामिल थे जो मूल रूप से इस्तेमाल के लायक ही नहीं थे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जेट्स की दुर्घटनाएं और बेड़े के अधिकांश विमानों को खराबी के कारण वापस भेजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर झटका है। नाइजीरिया की सेना असुरक्षित हो गई और इन विफलताओं से चीन के जेट विमानों की अविश्वसनीयता और संभावित खतरे सामने आ गए। चीन के करीबी सहयोगी और सैन्य उपकरणों के बड़े खरीदार पाकिस्तान को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वे बड़ी संख्या में JF-17 जेट का संचालन करते हैं, लेकिन निर्माण दोषों से उन्हें दुर्घटनाएं झेलनी पड़ी हैं। उदाहरण के लिए स्टेबलाइजर, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के विमानों को स्थिर रखने में मदद करते हैं, उड़ान के दौरान टूट गए, जिससे 2020 में टेक ऑफ के तुरंत बाद एक दुर्घटना हो गई। पाकिस्तानी नौसेना को चीन के F-22 तोपी फ्रिगेट्स के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये शक्तिशाली युद्धपोत हैं। इन जहाजों के इंजन तेजी से घिसते हैं और खतरा पता करने वाले सेंसर इतने अविश्वसनीय हैं कि लगभग बेकार हैं। उनके FM-90 मिसाइल सिस्टम में इंफ्रारेड सेंसर हैं जो दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने में असफल रहते हैं। ओह, ये सारी कमजोरियां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की भी हो सकती हैं। बांग्लादेश ने भी चीनी उपकरणों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने फ्रिगेट्स और नौसैनिक जहाज खरीदे, परंतु डिलीवरी के बाद ही उनमें खामियां मिलने से वे अविश्वसनीय हो गए। उनकी वायुसेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से F-7 जेट और KW ट्रेनर हथियार खरीदे, लेकिन बाद में पता चला कि उनके रडार इतने खराब थे कि प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते थे। उनकी सेना के ज्यादातर चीनी MBT-2000 टैंक स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से निष्क्रिय हैं, जिससे वे महंगे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। जब किसी देश के टैंक, जेट और जहाज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हों, तो यह उनकी सैन्य तैयारियों को कमजोर कर देता है और चीन के निर्माण की कमियां उजागर होती हैं। चीन की सेना द्वारा बनाए जाने वाले हथियारों की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। चीन विदेशों में जो उपकरण बेचता है वह अक्सर उन्हीं डिजाइनरों और कारखानों से आता है जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए भी सामान बनाते हैं। अगर JF-17 या F-7
जेट नाइजीरिया और म्यांमार में फेल हो रहे हैं, तो संभवतः चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के विमान भी ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। इसका अर्थ है कि वास्तविक परिस्थितियों में चीन द्वारा डींग मारे जाने वाले अधिकांश जेट शायद ही कभी उड़ान भर पाएं। अविश्वसनीय उपकरण किसी भी सेना के लक्ष्य प्राप्ति को कमजोर करता है, चाहे वह दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा हो या ताइवान संबंधित संभावित संघर्ष। इन असफलताओं से पता चलता है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नींव जितनी मजबूत दिखती है, वास्तव में उससे कहीं कमजोर है, जो उनके सैन्य पतन में योगदान देती है। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि ये लज्जाजनक घटनाएं सबसे खराब नहीं है? रॉकेट फोर्स, जो चीन की मिसाइलों और परमाणु रणनीति को संभालती है, कुछ बड़े घोटालों में शामिल रही है। वर्ष 2023 में खबरें आईं कि कुछ मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा गया था। हाँ, आपने सही सुना, पानी। यह पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक प्रमुख इकाई में गंभीर अक्षमता का संकेत है, न कि मात्र एक त्रुटि। शीर्ष अधिकारियों को, जिनमें 2 पूर्व रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, इस वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, परंतु हानि हो गई थी और सत्य प्रकट हो चुका था। उन्होंने मिसाइल साइलो भी खोजे जिनके ढक्कन खुल नहीं पा रहे थे, अर्थात मिसाइलें ईंधन भरने के बाद भी लॉन्च नहीं हो सकती थीं। रॉकेट फोर्स यूनिट चीन की रक्षा रणनीति का केंद्र होने के बावजूद हास्यास्पद विफलताओं से जूझ रही है। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, ये तो बहुत बड़ी विफलताएं हैं जो चीन की नाक के नीचे ही हो रही हैं। ये संकेत देता है कि चीन युद्ध के लिए उतना तैयार नहीं हो सकता जितना वे दिखाना चाहते हैं। चीनी सैनिकों द्वारा सामग्री की कमी के कारण हॉटपॉट पकाने के लिए रॉकेट ईंधन के उपयोग की खबर भी उतनी ही बुरी गलती है। ये बात भले ही मामूली या मजाकिया लगे, लेकिन ये संसाधन प्रबंधन में गंभीर विफलता को दर्शाता है। सैनिकों द्वारा रणनीतिक अभियानों के सामान का दुरुपयोग पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर निगरानी और अनुशासन की कमी दर्शाता है। ये घटनाएं सेना की क्षमता को कमजोर करने वाली प्रणालीगत समस्याओं का सबूत है, और ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बिखराव के तर्क को मजबूत करती हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को विफलताओं के साथ साथ पुराने उपकरणों की भी बड़ी समस्या है। चीन ने J-20 स्टील्थ फाइटर जैसी कुछ उन्नत प्रणालियां विकसित की हैं, लेकिन उनके अधिकांश उपकरण जैसे टैंक, सेना और जहाज पुराने डिजाइनों पर आधारित हैं। ये पुराने सिस्टम आधुनिक युद्ध के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सटीक हथियारों की कमी से पीछे रह जाते हैं, जिससे वे अमेरिका या जापान जैसे देशों से पिछड़ जाते हैं। नए उपकरण जैसे J-20 भी समस्याओं से ग्रसित हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इसकी रडार अवशोषित कोटिंग ऊंचाई पर दरारें पड़ जाती हैं, और यह कुछ हवाई अड्डों से पूरा हथियार लोड ले जाने में भी मुश्किल महसूस करता है, जो स्टेल्थ के लिए जरूरी है। ये सीमाएं काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर रणनीतिक स्थानों जैसे तिब्बत या भारत के पास। आप कह सकते हैं कि चीन ने नई तकनीक का प्रदर्शन किया है, जैसे दिसंबर 2024 में पेश किया गया J-36 छठी पीढ़ी का फाइटर जेट। इसके मनमोहक डिजाइन और भविष्यवादी लुक ने सबका ध्यान खींचा। हालांकि चीन के कई उन्नत हथियार असली युद्ध में अभी तक परखे नहीं गए हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। अन्य देशों का अनुभव दर्शाता है कि चीनी उपकरण अपनी विज्ञापित क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते। राष्ट्रपति शी के नए हथियार अब डराने वाले प्रभाव को खो चुके हैं। जब नया उपकरण निरंतर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं देता, तो यह सेना की विश्वसनीयता को आंतरिक और बाहरी रूप से प्रभावित करता है। तो चीन के जेट और अन्य उपकरणों में समस्या क्या हो सकती है? इन समस्याओं की जड़ चीन की निर्माण पद्धति में निहित है। वे रूस या अमेरिका जैसे देशों के डिजाइनों की नकल करने में माहिर हैं, लेकिन नकल करने से गुणवत्ता की गारंटी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए J-11 जेट रूस के SU-27 पर आधारित है, और J-10 इजराइल के लाविव अमेरिका की F-16 तकनीक से प्रेरित है। चीन ने जासूसी का सहारा भी लिया है, जैसे सूबिन का मामला, जिसे लॉकहीड मार्टिन में हैकिंग करते हुए पकड़ा गया था, ताकि J-20 के लिए F-22 का डेटा चुराया जा सके। इन प्रयासों के बावजूद चीन अपने मॉडलों की गुणवत्ता की बराबरी करने में असमर्थ है। उनके इंजन, रडार और सेंसर प्रायः खराब होते हैं, और उनमें कंपोनेंट्स को प्रभावी रूप से एकीकृत करने का अनुभव की कमी है। यह दर्शाता है कि सिर्फ ब्लूप्रिंट का होना उत्कृष्ट गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। इसके अतिरिक्त चीन की सैन्य फैक्ट्रियां देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता की तुलना में गति को अधिक महत्व देती हैं। जल्दबाजी से गलतियां होती हैं जो भ्रष्टाचार को और बढ़ाती हैं। लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं,
टेस्ट नतीजों में छेड़छाड़ या नफे के लिए घटिया पार्ट्स बेचते हैं, जिससे खराब मिसाइलें और क्रैश होते जेट बनते हैं। चीन अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की समस्याओं के प्रति उदासीन रहता है। ये कारण हो सकते हैं जिससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हथियार निर्यात में 2013-17 और 2018-22 के बीच 23% की गिरावट आई है। जैसे जैसे चीनी हथियारों की मांग घटती जा रही है, यह उनके विश्वसनीय उत्पाद देने में असफलता को दर्शाता है। उपकरणों की विफलताएं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पतन का एक प्रमुख कारण रहा है। चीन के उपकरणों की विफलताओं का सबसे चौंकाने वाला और शर्मनाक उदाहरण मध्य 2004 में सामने आया, जब वुहान के एक शिपयार्ड में खड़ी एक परमाणु संचालित पनडुब्बी डूब गई। यह जो क्लास पनडुब्बी एक अत्याधुनिक संपत्ति थी, जिसमें बेहतर संचालन हेतु एक्स आकार की स्तरण दी गई थी। यह परीक्षण के दौरान डूब गई थी। अमेरिकी उपग्रहों ने इसे पानी के नीचे पाया, जहां क्रेन इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे। चीन मौन है, शायद आगे की जांच से बचने के लिए, परंतु यह घटना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। परमाणु पनडुब्बी का निर्माण भारी संसाधन और समय लेता है, इसीलिए डॉक से निकलने से पहले ही डूब जाना एक बड़ा झटका था। जहाज को काफी नुकसान हुआ। डूबे हिस्सों ने अहम प्रणालियों को खराब कर दिया। मरम्मत महंगी और लंबी होगी। यह घटना चीनी सेना के व्यापक सैन्य उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी की समस्याओं को उजागर करती है। चीन की सर्वश्रेष्ठ सेना भी इस तरह डूब रही है, जिससे उनकी पूरी सेना मुश्किल में है। यह घटना चीन की नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समय पर घटी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने बेड़े का तेजी से विस्तार कर रही थी, ताकि इंडो पैसिफिक में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे सके और महत्वपूर्ण समुद्री हितों को सुरक्षित रख सके। परमाणु संचालित पनडुब्बियां इस रणनीति का मुख्य हिस्सा हैं, जो चीन को गुप्त हमले और लंबी दूरी के वार करने की क्षमता प्रदान करती हैं। हालांकि हाल में एक नई पनडुब्बी के परीक्षण के दौरान डूबने की घटना ने चीन की आधुनिक नौसैनिक जहाज निर्माण क्षमता पर संदेह पैदा किया है। जाओ क्लास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शस्त्रागार की सबसे उन्नत पनडुब्बियों में से एक आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण होना चाहिए था। ये एक महंगी आपदा बन गई, जिसने चीन की महत्वाकांक्षाओं और क्षमता दोनों पर सवाल खड़े किए। चीन के हथियार, जेट और जहाज इतने खराब हैं कि वे न केवल ग्राहकों को निराश कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कमजोरी भी दिखा रहे हैं। हर दुर्घटनाग्रस्त जेट, जमीन पर खड़ी फ्लीट या डूबी हुई पनडुब्बी चीन की सेना की नींव में एक और दरार है। एक वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए सैन्य असफलताएं एक कड़ी चेतावनी है कि उनकी सेना न सिर्फ संघर्षरत है, बल्कि पतन के कगार पर भी है। प्रतिद्वंद्वी देशों द्वारा हुआवे की तकनीक को छोड़ने और अमेरिका के दबाव के कारण उनकी सुरक्षा में दरारें और गहरी होंगी। ठीक है, तो अब जब हमने यह स्थापित कर लिया है कि चीन की सैन्य शक्ति में गिरावट आ रही है, मुझे पता है कि आप सभी शायद एक ही व्यक्ति को दोष दे रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर पूरे सैन्य संकट का दोष देना आकर्षक है, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन की कुछ समस्याओं की जड़ें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बहुत पहले ही बो दी थी। देखिए, चीन की सैन्य गिरावट कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो गई हो। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदा समस्याएं इसके इतिहास से गहराई से जुड़ी हैं। दशकों के फैसलों, सुधारों और प्राथमिकताओं ने सेना को कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ढाला, पर अंततः ऐसी खामियां पैदा हुईं जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे सामने जो समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार, पुराने सिस्टम और विफल आधुनिकीकरण के प्रयास, ये एकाएक उत्पन्न नहीं हुई। ये समस्याएं दीर्घकाल से बनती आ रही थीं। तो इसे समझने के लिए आइए इतिहास की एक संक्षिप्त यात्रा करें। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सशस्त्र दल के रूप में गृह युद्ध के समय अस्तित्व में आई। इसे पारंपरिक राष्ट्रीय सैन्य बल के रूप में कार्य करने हेतु नहीं बनाया गया था। माओ ने सुनिश्चित किया कि सेना केवल पार्टी के हितों की सेवा करे। उन्होंने जोर दिया कि पार्टी बंदूक पर हुकूमत करती है और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक संरचना में गहराई से समाहित कर दिया। यह दर्शाता है कि राजनीतिक वफादारी सैन्य दक्षता से अधिक प्रमुख थी। यहां तक कि शुरुआती काल में भी सैनिक न सिर्फ युद्ध के लिए तैयार थे, बल्कि वे शैक्षिक अभियानों और कृषि कार्यों के माध्यम से माओ की नीतियों को आगे बढ़ाने में भी गहराई से शामिल थे। निश्चित रूप से इससे पार्टी को सत्ता मजबूत करने में मदद मिली, लेकिन इससे एक पेशेवर सैन्य बल बनाने से ध्यान और संसाधन हट गए। माओ की रणनीति का असर अब भी है, क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अभी भी ऑपरेशनल रेडीनेस से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता देती है।
पर माओ की मृत्यु के बाद बदलाव शुरू हुए। 1980 के दशक में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी और सेना को दूसरे स्थान पर रखा। डेंग ने रक्षा बजट में कटौती की और पीएलए को अधिक कुशल व आधुनिक बनाने हेतु सुधारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बड़े युद्धों की बजाय क्षेत्रीय संघर्षों को प्राथमिकता दी, जो चीन की तत्कालीन रणनीति के अनुरूप था। लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे हुए और इन्होंने भ्रष्टाचार और नेतृत्व के राजनीतिकरण जैसी गहरी समस्याओं को नहीं सुलझाया। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ सेना पीछे रह गई थी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पुराने सिद्धांतों और तकनीक में अटकी रही, जबकि प्रतिद्वंद्वी तेजी से आगे बढ़े। 1995-96 के ताइवान स्ट्रेट संकट में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कमियां उजागर हुई थीं। चीन ने ताइवान को मिसाइल परीक्षणों और सैन्य अभ्यासों से डराने की कोशिश की, लेकिन जब अमेरिका ने वहां एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे तो चीनी सेना जवाब नहीं दे सकी। इस अपमान ने चीनी सेना की नौसेना और वायु शक्ति की कमियों को उजागर किया, जिससे नेतृत्व ने आधुनिकीकरण के प्रयासों को गति दी। उन्होंने मिसाइल तकनीक, स्टेल्थ विमान और नौसेना के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन प्रगति असमान रही। कुछ शाखाएं जैसे लॉजिस्टिक्स और पैदल सेना अन्य की तुलना में पीछे रह गईं। 2000 और 2010 के दशक में किए गए आधुनिकीकरण के प्रयास भी समस्याग्रस्त रहे। एक बार सामने आने वाली समस्या चीन की विदेशी तकनीक पर निर्भरता थी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने उपकरण विकसित करने में प्रगति की, लेकिन ज्यादातर इसका हिस्सा आयातित सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित था। J-15 फाइटर जेट्स नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जेट सोवियत युग के Su-33 प्रोटोटाइप पर आधारित था और वर्षों के निवेश के बाद भी इसे इंजन फेल होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। विदेशी डिजाइनों की नकल पर निर्भरता दिखाती है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को असली नवाचार में कठिनाई हो रही है, जो उसके हथियारों की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। 2012 में सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग ने आधुनिकीकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 2050 तक विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति बनाना है। 2015 में उन्होंने सेना की संरचना में सुधार शुरू किए। इसमें विभागों का विलय, सैन्य क्षेत्रों की कमी और बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त थिएटर कमांड का निर्माण शामिल था। कागजी बदलाव आशाजनक लगते थे, मगर शी के सत्ता केंद्रीकरण में गंभीर जोखिम छिपे थे। उन्होंने योग्यता से ज्यादा वफादारी को महत्व दिया और भ्रष्टाचार निरोधक अभियानों में सैकड़ों अधिकारियों को हटा दिया, जो प्रायः विरोधियों को लक्ष्य करते थे। इन सफाइयों ने सेना के नेतृत्व को अस्थिर कर दिया, जिससे कई महत्वपूर्ण पद खाली रह गए या कम योग्य लोगों से भर दिए गए। भ्रष्टाचार खत्म करना आवश्यक था, पर इससे उत्पन्न अस्थिरता ने प्रगति को मंद किया और अविश्वास को बढ़ावा दिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका युद्ध अनुभव की कमी है, जो समय के साथ आई है। सेना ने 1979 में हुए चीन वियतनाम संघर्ष के बाद से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। इससे चीन को विकास पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला, पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी असली परीक्षा से वंचित रही। ज्यादातर बड़े अभ्यास पूरी तरह स्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे सैनिक और कमांडर अप्रत्याशित स्थितियों में खुद को ढालना नहीं सीख पाते। असली युद्ध के अनुभव के बिना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की योग्यता का आकलन और सुधार करना मुश्किल है। लॉजिस्टिक्स एक निरंतर समस्या बनी हुई है। माओ के दौर में सप्लाई चेन बेहद प्रारंभिक और श्रमिक आधारित थी, बजाय उन्नत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सिस्टम्स के। लॉजिस्टिक्स में सुधार के प्रयास के बावजूद यह अभी भी एक कमजोर क्षेत्र है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को भारत के साथ हिमालयी सीमा या दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र जैसे दूरस्थ इलाकों में संचालन जारी रखने में कठिनाई होती है। यह उनकी शक्ति दिखाने और रणनीतिक क्षेत्रों में मौजूदगी जताने की क्षमता को कमजोर करता है। आपूर्ति प्रणालियों की कमी के कारण सेना के लिए लंबे अभियान करना मुश्किल होता है। आखिरकार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वर्तमान समस्याएं इसके इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक ढांचा, विदेशी तकनीक निर्भरता, युद्ध अनुभव की कमी, रसद विफलताएं और भ्रष्टाचार जैसी कमजोरियां अचानक नहीं आईं। ये समस्याएं दशकों से बनी हुई हैं। शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी सुधार भी इन्हें दूर नहीं कर पाए। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कागजों पर मजबूत दिखती है, लेकिन इसकी पुरानी कमजोरियां अब सामने आ रही हैं, जिससे चीनी सेना ऐसी अव्यवस्था में है जिससे उबरना मुश्किल हो सकता है। चीन के सैन्य पतन के परिणाम अवश्य होंगे, यह समझना महत्वपूर्ण है।
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की समस्याएं उसे प्रभावित कर रही हैं और अन्य देश उसे अब अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। चीन का सपना है कि वह एक वैश्विक ताकत बने और इसके लिए एक मजबूत सेना होना बहुत जरूरी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को दक्षिण चीन सागर में दावे मजबूत करने, पड़ोसी प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के आगे टिके रहने के लिए तैयार किया गया है। परंतु इन बढ़ती समस्याओं के कारण ये लक्ष्य अब संदिग्ध प्रतीत होते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए मुखर रहा है। इसके लिए उन्हें एक आधुनिक, तेज और समन्वित सेना चाहिए। चीनी सेना को इस समय यह सब करने में काफी मुश्किल हो रही है, जिससे चीन की ताकत दिखाने की क्षमता न सिर्फ वहां बल्कि और जगहों पर भी प्रभावित हो रही है। ताइवान इस पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन लंबे समय से इसे नियंत्रित करने के लिए तैयार है, चाहे वह शक्ति, नाकेबंदी या दबाव के माध्यम से हो। ऐसी कार्रवाई के लिए हर चीज का ठीक से चलना आवश्यक है, चाहे वो जहाज हो, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हो या सप्लाइजर्स। चीनी सेना को सप्लाई चेन की दिक्कतों, पुराने हथियारों और अनुभवहीन नेतृत्व से जूझना पड़ रहा है। इन चुनौतियों पर काबू पाना मुश्किल है। ताइवान इसे अनदेखा नहीं कर रहा है और अमेरिका से मिल रही उन्नत तकनीक और खुफिया जानकारी से वे और शक्तिशाली बन रहे हैं। चीन की सैन्य कमजोरियां दर्शाती हैं कि ताइवान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का अभियान अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। यही कारण है कि अब हर कोई, चाहे सहयोगी हो या प्रतिद्वंद्वी, इस स्थिति को देखने का नजरिया बदल रहे हैं। चीन के हथियारों के कारोबार को झटका लग रहा है। वो काफी समय से हथियारों की बिक्री द्वारा विकासशील देशों से संबंध मजबूत करते रहे हैं। यह प्रभाव बढ़ाने का एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका था, किंतु हाल में उनके उत्पादों को नकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं। पाकिस्तान, जो चीन का करीबी साझेदार है, को युद्ध पोतों में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, जैसे सेंसर खराब और इंजन जल्दी खराब हो जाते हैं। म्यांमार ने चीन से खरीदे गए जेट विमानों को जमीन पर उतारा क्योंकि उनके रडार खराब हैं। नाइजीरिया के पीपल्स लिबरेशन आर्मी फाइटर्स को इंजन की लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के कारण देश चीन से हथियार खरीदने से पहले दोबारा विचार कर रहा है। अविश्वसनीय वस्तुएं ग्राहकों को अन्यत्र ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं। और यही अभी हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस इसमें कदम रख रहे हैं, जो हथियारों के सौदों के जरिए प्रभाव फैलाने की चीन की क्षमता के लिए एक झटका है। यह वैश्विक दोस्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन होने जैसा है। वैश्विक स्तर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी शक्ति के कामकाज को विशेषकर एशिया में बदल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका पूरा फायदा उठा रहा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और अधिक जहाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी और जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कर रहा है। वे भागीदारियों को बढ़ा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वे चीन की अनुपस्थिति में इस अंतराल को भरने को तत्पर हैं। यह स्पष्ट रूप से बढ़त प्राप्त करने का प्रयास है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी बन रहा है। यह सिर्फ सैन्य कदमों की बात नहीं, बल्कि दुनिया के इस महत्वपूर्ण हिस्से में किसका प्रभुत्व है, इस बारे में है। चीन के पड़ोसी भी इसे देख रहे हैं। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश, जो समुद्री सीमाओं को लेकर अक्सर चीन से टकराते हैं, अब आगे आ रहे हैं। वे अब अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नौसेनाओं को मजबूत बना रहे हैं और सख्ती से जवाब दे रहे हैं। जापान अपनी सेना को अपग्रेड करने के लिए जहाजों और रक्षा प्रणाली पर भारी निवेश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे समझौतों में शामिल है, ताकि बेहतर तकनीक और रक्षा के लिए अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ जुड़ सके। ये कदम दर्शाते हैं कि चीन के पड़ोसी देश अब चीनी सेना को लेकर पहले जितना चिंतित नहीं है। वे दरारों का लाभ उठाकर अधिक साहस के साथ काम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल रहा है। चीन की समस्याओं के कारण पहली बार उसके प्रतिद्वंद्वियों को संदेह हो रहा है कि क्या वह अपने वादों को पूरा कर पाएगा। चीन के नेतृत्व के लिए देश की सैन्य अव्यवस्था सिरदर्द का कारण बन रही है। शी जिनपिंग ने अपनी प्रतिष्ठा को एक शक्तिशाली सेना से जोड़ा था। हर घोटाला, असफल अभियान या नेतृत्व की गलती से उनकी छवि धूमिल होती है। यह उनके लिए और उनकी सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। चीन का रक्षा उद्योग, जो टैंक और जेट बनाता है, पीएलए और अन्य देशों को बेचने पर निर्भर है, लेकिन गुणवत्ता समस्याओं और टूटते सौदों के कारण संघर्ष कर रहा है। साख पर आंच आने से निवेश आकर्षित करना और नए विचार लाना कठिन हो जाता है। एक कमजोर रक्षा क्षेत्र पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आधुनिकीकरण को कठिन बना रहा है, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। यह एक ऐसा चक्र है जहां सैन्य और आर्थिक समस्याएं एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं, जिससे चीन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाता है। संक्षेप में,
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की समस्याएं वाकई गंभीर हैं। चीन के इंडो पैसिफिक में दबदबा बनाने और वैश्विक नेतृत्व के बड़े सपने रुक रहे हैं। ये विरोधियों और पड़ोसियों को वापसी और बढ़त का अवसर प्रदान कर रही हैं। चीन की वैश्विक छवि खराब होने से उसकी प्रभाव शक्ति को नुकसान हो रहा है। घर में यह इसी पर दबाव बना रहा है, सैन्य मनोबल को गिरा रहा है और रक्षा उद्योग पर तनाव डाल रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन के विकास में न सिर्फ उम्मीद से कमजोर है बल्कि बाधा भी बन रही है। ये प्रभाव पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को प्रभावित करते हुए दीर्घकाल में चीन की वैश्विक क्षमताओं को निर्धारित करेंगे। चीन की सेना गिरावट की ओर बढ़ रही है और पतन के कगार पर है। देखने के लिए धन्यवाद।